ट्रांसफॉर्मर ये अन्योन प्रेरण क्रिया पर आधारित है। यहाँ एक लेमिनेटेड लोहे, नरम लोहे का क्रोड लगाया गया है। पतली पतली पत्तियों को जोड़कर मोटी शीट बनाई गई है। भंवर धाराओं के कारण ह्रास को कम करने के लिए। इससे पहले हमने भंवर धारा के बारे में जानकारी पढ़ी थी। इसमें देखिए 2 कोयल लगी हुई हैं। एक को हम प्राइमरी कोयल, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP हमने मान लिए हैं। दूसरी कोयल है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल NS, द्वितीय कुंडली। यहां एक वोल्टेज लगाया जाता है और यहां से हमें दूसरा वोल्टेज प्राप्त होता है, AC वाला ही। ये 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप मतलब अगला कदम आगे, ऊंचाई ऊंचा करने वाला, मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदलने वाला। दूसरा अपचाई होता है, स्टेप डाउन, अगला कदम नीचे, ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में बदलने वाला। जैसे कि हमारे घरों में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बाहर एक ट्रांसफॉर्मर रखा होता है और उस पर 11,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है और वो हमारे घरों के लिए 220 वोल्टेज की सप्लाई करता है। वैसे जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ 220 वोल्टेज पर ही होता है। उसे 11,000 66,000 वोल्टेज में बदलकर दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर स्थित स्थानों पर भेजा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ये पावर ह्रास को कम करने के लिए है। आगे और डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, यहाँ प्राइमरी कॉइल है, कुंडली है, वोल्टेज लगाया गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब धारा कभी इधर से इधर बहती है, कभी इधर से इधर बहती है। परिवर्ती धारा है। धारा का मान समय के साथ साथ लगातार बदलता जाता है और एक निश्चित परिमाण और दिशा में उसकी एक निश्चित समय में पुनरावृत्ति होती रहती है। और हम जानते हैं कि कुंडली में जब धारा परिवर्तित होगी तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार। अगर यहाँ वोल्टेज के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राइमरी कॉइल में EP पैदा हुआ तो ये EP का मान लिखा जा सकता है -NP d∅dt। अगर इस कुंडली में dt समय में d∅ फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो। अब देखिए, जब ये इसके अंदर लेमिनेटेड आयरन कोर है, ये कुंडली चुंबक बनेगी, धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होगा। इसके अंदर नर्म लोहा है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नर्म लोहा चुंबक बन जाता है और ये यहाँ तक फैला हुआ है। यानी कुंडली में धारा परिवर्तन होने के साथ साथ इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, ये चुंबक बदलता है और इसके ऊपर कुंडली लपेटी गई है दूसरी। तो जब इसके अंदर चुंबक बदलेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, जब ये चुंबक बनेगा तो ये पूरा चुंबक बनेगा। धारा परिवर्तित होगी, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बदलता है और चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान लिखा जा सकता है ES बराबर -NS d∅dt। ये मानते हुए कि जो फ्लक्स इसके अंदर से गुजर रहा है वही फ्लक्स इसके अंदर से भी गुजर रहा है, किसी भी चुंबकीय फ्लक्स का कोई ह्रास नहीं हुआ है। शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि पहली कुंडली पर विद्युत ऊर्जा फ्रेम की चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है और दूसरी कुंडली में फ्रेम की चुंबकीय ऊर्जा कुंडली की वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ अब दोनों को हम डिवाइड करें तो NS/NP, ES/EP।
इसी को लिखा जा सकता है VS अपॉन VP। ESEP सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के विद्युत वाहक बल हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब सिरे बंद होंगे तो यहाँ एक वोल्टेज पैदा होगा VS और यहाँ VP। तो इस तरीके से NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP बराबर R, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। VS अपॉन VP एक तरह से ये सिद्धांत भी हो गया ट्रांसफॉर्मर का। तो आदर्श स्थिति में कहा, अच्छा, जब वोल्टेज, चूंकि आदर्श स्थिति का मतलब हुआ कि शक्ति ह्रास शून्य हो, पहली कुंडली में पावर VPIP, दूसरी कुंडली में VSIS, किसी भी ऊर्जा का अगर खर्च ह्रास नहीं हो रहा है तो दोनों समान हुई, तो VS अपॉन VP IP अपॉन IS। यहां तक समझिए कि ट्रांसफॉर्मर का एक तरह से जनरल सिद्धांत हो गया, VS अपॉन VP, NS अपॉन NP, IP अपॉन IS। VS अपॉन VP, IP अपॉन IS। शक्ति जो कि त्यों अगर रहती है, कोई ह्रास नहीं हुआ है। अब दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हो गए। एक वो ट्रांसफॉर्मर जिसमें VS अपॉन VP का मान R ग्रेटर देन 1 है। अगर VS अपॉन VP ग्रेटर देन 1 है, ये कैसे किया जा सकता है? NS अपॉन NP ग्रेटर देन 1 होगा, यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा कर दें, प्राइमरी में फेरों की संख्या कम कर दें, तो NS अपॉन NP R ज़्यादा हो जाएगा, VS अपॉन VP ज़्यादा होगा, यानी VS इज ग्रेटर देन VP हो गया एक तरह से। VS इज ग्रेटर देन VP। सेकेंडरी कोयल का वोल्टेज प्राइमरी कोयल के वोल्टेज से ज़्यादा होगा, यानी ऊंचा वोल्टेज हमें मिलेगा। और चूंकि VS अपॉन VP IP अपॉन IS है, तो उसी अनुपात में धारा कम हो जाएगी। चूंकि VP IP कांस्टेंट है, शक्ति ह्रास नियत मांगते हुए शक्ति बढ़नी तो नहीं है। अगर कांस्टेंट भी है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी। जैसे कि हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी 11,000 वोल्टेज से 220 वोल्टेज पर आती है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अपचाई ट्रांसफॉर्मर उसे कहा जाता है, स्टेप डाउन। VS अपॉन VP स्मॉल देन 1 होता है। कैसे करेंगे? NS अपॉन NP को स्मॉल देन 1 कर दीजिए, ये ज़्यादा फेरे कर दीजिए प्राइमरी में, दूसरी में कम कर दीजिए, तो स्मॉल देन 1 हो जाएगा। R स्मॉल देन 1 मतलब VS इज स्मॉल देन VP। सेकेंडरी का वोल्टेज कम है प्राइमरी के, वोल्टेज कम हो गया तो अपचाई, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और VS ग्रेटर देन VP, सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है तो स्टेप अप, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। एक भौतिक राशि होती है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दक्षता मतलब देने की क्षमता, वो क्या दे रहा है, क्या ले रहा है। ये n जैसा है, n जैसा, ईटा इसको कहा गया है। निर्गत शक्ति अपॉन निवेशित शक्ति, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। VS अपॉन VSIS आउटपुट, VPIP इनपुट, ये एफिशिएंसी हो गई। आदर्श स्थिति में ये बराबर होते हैं। तो आदर्श जो ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसकी एफिशिएंसी 1 होती है। प्रैक्टिकली सब ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 1 से कम होती है। डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में कुछ अंतर या तुलना कह लीजिए। ऊर्जा खर्च कम होता है। इनको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल सिंपल जनरली पॉइंट्स बनाकर लिखे गए हैं।
इसे देखिए ध्यान से, जो घरेलू ट्रांसफार्मर होता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। 11,000 वोल्टेज उस पर आती है, 220 वोल्टेज वो निकालता है। चूँकि VS, IS, VP, IP आइडियल स्टेज में है, R का मान 1/50 हो गया, स्टेप डाउन अपचाई, वोल्टेज कम हो गया, 50 गुना कम हो गया, तो धारा 50 गुनी बढ़ गई, धारा का मान 50 गुना ज़्यादा हो जाता है। पावर स्टेशन पर 220 वोल्टेज पर ही प्रोडक्शन होता है। 11,000 66,000 वोल्टेज बढ़ाकर R का मान >1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धारा का मान बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम शक्ति ह्रास करके इसको दूर तक भेजा जा सकता है। क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस में जब धारा बहेगी तो उसमें खर्च पावर I²R होता है, और I का मान अगर बहुत बहुत कम है, कम का वर्ग कम होता है और ये पावर खर्च कम हो जाएगा। इसलिए 220 वोल्टेज पर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है पावर स्टेशन पर, उसका वोल्टेज 66,000 उससे भी ज़्यादा करके भेजा जाता है, जिससे धारा का मान बहुत बहुत कम हो जाए और ऊर्जा का ह्रास कम से कम हो जाए, यानी कम से कम ऊर्जा खर्च करके उसको दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। और जहां उसको उपयोग करना होता है फिर उसको उसी रूप में 220 वोल्टेज पर बदलकर करंट ज़्यादा हो जाती है और उसका अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सकता है।